दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, इसके अलावा जो एक्टिविटी दी है, उन सभी टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर पूछे गए क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, जब भी हम वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने से पहले उसे साफ़ कर लेते हैं। इसलिए साफ़ कर लेते हैं क्योंकि जब तक अगर हम उसे साफ़ नहीं करते हैं तो वह वायु के संपर्क में पूरी तरह से नहीं आता, और जब तक ये पूरी तरह वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो वो ठीक प्रकार से नहीं जलेगा। तो इसलिए उसकी सतह को साफ़ कर लेते हैं, जिससे वह पूरी तरह से वायु के संपर्क में आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण शब्दों में दिया गया है, आपको इसे संतुलित करना है। तो यदि आपको संतुलित करने नहीं आता तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और उससे रिएक्ट होकर बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए मैं रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना रहे HCl। तो पहले वाले का आंसर ऊपर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। दूसरे रिएक्शन में बोला है कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आइए देखते हैं इसके लिए रिएक्शन क्या होगा। तो आप दूसरे रिएक्शन में देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड अर्थात BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस आपस में रिएक्ट करके बनाया बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा है, एल्युमिनियम जल से रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसके लिए भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं Na की दो अणु जल से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 2 अणु NaOH का अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इस प्रोसीजर में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब एरो कहीं बना हो ऐसा तो इसका मतलब वो गैस है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन अर्थात केमिकल रिएक्शन जो है उसको संतुलित करना है, और उसके साथ साथ उसकी अवस्था अर्थात वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसको भी लिखना है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए और इसका सलूशन मैं दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि बोला हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन अर्थात जलीय विलयन। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप। तो अवक्षेप हमेशा सॉलिड रूप में होता है, ठोस रूप में होता है, हमेशा नीचे बैठता है। तो इसलिए यहाँ पे BaSO4 के नीचे देख रहे हैं S लिखा हुआ है, S का मतलब सॉलिड है। और उसके अलावा सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो यहाँ पे NaCl का विलयन बना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है AQ। तो ये चीज़ है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने संतुलित किया और उसकी जो अवस्था है सॉलिड, लिक्विड या गैस है, हमने उसको लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता तथा जल बनता है। तो आइए इसके लिए भी रिएक्शन देखते हैं। तो बोला हुआ है कि NaOH का और HCl का जलीय विलयन है, इसलिए यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl का जलीय विलयन बनता है, इसलिए NaCl के नीचे AQ लिखा हुआ है, और उसके अलावा बनता है जल। और हम सभी जानते हैं जल क्या होता है, लिक्विड रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है L। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज 11 पे और देखते हैं इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है
किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक पदार्थ है जिसको X बोला है, अब उसका उपयोग किस में किया जा रहा है? सफ़ेदी करने में। सफ़ेदी करने का मतलब है चूना करने में। तो आपको बताना है पहले क्वेश्चन में पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा हुआ है कि X का नाम और उसका सूत्र क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जो सफ़ेदी करने के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, और इसका फार्मूला होता है CaO, अर्थात इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं। अब दूसरे कंडीशन में ये बोला है कि ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया। तो ऊपर जो पदार्थ है X है, X कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसको जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात CaOH का होल टॉयज, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो नीचे मैंने रिएक्शन लिख दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला आप नोट करेंगे X का नाम और उसका सूत्र। X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात बिना बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला है CaO। और दूसरे कंडीशन में जो हम लिखेंगे वो पूरा रिएक्शन लिखेंगे, जिसमें कि CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे जल से H2O से, और उसका प्रोडक्ट बनेगा CaOH का होल टॉयज, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो नीचे रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इसके लिए असत्य है। तो जैसा कि आप रिएक्शन देख सकते हैं, और रिएक्शन में देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीकरण हुआ है, कौन सा अपचयन हुआ है, और तभी आप नीचे के आंसर को बता सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में आयन अणु या परमाणु द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण होता है तो उसको हम बोलते हैं उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब कोई ऑक्सीजन निकालता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन। और ये परिभाषा और ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी चैप्टर में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि जब किसी परमाणु या अणु या आयन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर होता है उपचयन, और यदि ऑक्सीजन निकलता है तो वहाँ पर होता है अपचयन। तो दिए गए रिएक्शन में जो लेड है से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ लेड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब दाएं तरफ आ रहे हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि जब ऑक्सीजन निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है? अपचयन होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो बाएं तरफ कार्बन अकेले है, लेकिन दाएं तरफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जो लेड है वह अपचयित है तथा जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये सही है कथन। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये कथन गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये कथन सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये कथन गलत है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही मिलता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि कथन ए और सी सत्य हैं, तो हमसे यहाँ पर ऑप्शन में पूछा था सत्य, मतलब क्वेश्चन में पूछा था कि सत्य कौन सा है। तो ए और सी वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि उसमें ए एवं सी दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है Fe2O3 + 2Al, फिर उसके बाद रिएक्ट किए हैं तो बना हुआ है Al2O3 + 2Fe। तो आपको बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब कि ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस टॉपिक के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, पार्ट 3 में आपको ये मिल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। तो यदि आप वो पार्ट देख लेते हैं तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, और ये आंसर क्यों होगा इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe2O3 से Fe को हटा दे रहा है और उसकी जगह जुड़ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम Fe को हटाकर उसकी जगह जुड़ जा रहा है। तो आप दाएं तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर Fe की जगह क्या है? Al2 है। जबकि बाएं तरफ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ आयरन, लेकिन एल्युमिनियम जब आयरन को हटा दे रहा है तो दाएं तरफ आयरन की जगह एल्युमिनियम जुड़ जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लौह चूर्ण है, मतलब लोहे का चूर्ण है, और उस पर तनु HCl से क्रिया कराया जा रहा है। तो आपको बताना है कि क्या बनेगा, ऑप्शन में आप देखकर बताएंगे। तो चैप्टर 2 में मैंने अम्ल क्षार लवण में आपको बताया था कि जब भी अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस बनती है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। और उसके अलावा लवण भी बनते हैं। तो बस आप हाइड्रोजन वाली भी बात याद रखेंगे तो आप आंसर को कर सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करता है तो वहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो पहले वाले ऑप्शन में ही सिर्फ दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कोई रासायनिक समीकरण तभी संतुलित माना जाता है जब अभिक्रिया के बाएं तरफ अभिकारक और अभिक्रिया के दाएं तरफ उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, और ऐसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर शब्दों में रासायनिक समीकरण को दिया हुआ है, आपको एलिमेंट्स और जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उसको बैलेंस करके आपको लिखना है। तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दे रहा हूँ, नीचे आंसर दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी कैसे बैलेंस किया जाता है इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको आंसर दे दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना है। तो संतुलित किया हुआ रासायनिक समीकरण मैंने नीचे दे रखा है, आप उसको देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन शब्दों में दिया गया है और आपको बैलेंस करके लिखना है रासायनिक समीकरण को। तो मैंने नीचे आंसर दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया था उसी तरह ये भी है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड हो गया है, प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आंसर लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये रिएक्शन आप लिख रहे हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन है, विस्थापन है या फिर संयोजन है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने पार्ट 3 में आपको सभी को बताया था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
मतलब कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ साथ ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, आपको बस इतना याद रखना है। तो जैसा कि नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निकला हुआ है। वही बात करें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें अभिक्रिया में जो उत्पाद बनना है उसको बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा नीचे रिएक्शन में आप देख सकते हैं, FeSO4 से हमें Fe2O3 बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जब हम पाचन करते हैं तो पाचन के समय हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है, जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तो यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है और उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और इसी प्रक्रिया में ATP के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। चूँकि मैंने बताया था जब ऊर्जा निकलता है किसी अभिक्रिया में तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त हो रही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। तो मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। आइए आपको मैं उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और जल क्या है, उत्पाद है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर दो जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं। वहीं वियोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं जल है, जल टूट जा रहा है, दाएं तरफ आप देख रहे हैं टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है। तो संयोजन का जस्ट उल्टा है वियोजन। जो चीज़ें संयोजन में दाईं तरफ है वही वियोजन में बाईं तरफ है। तो हमेशा संयोजन वियोजन का विपरीत होता है। तो इस समीकरण द्वारा आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं आपके NCERT बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, CaO का सामान्य नाम लिखिए। तो मैंने पीछे बताया था इसको हम बोलते हैं चूना, पत्थर या बिना बुझा चूना। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है। तो आपको बता दूं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यह एक क्षारीय पदार्थ है, और हम सभी जानते हैं कि अम्ल चाहे क्षार आपस में एक दूसरे से क्रिया करें वो एक दूसरे को उदासीन करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है, और यदि यह अम्ल से क्रिया करेगा तो उसे क्या करेगा, उदासीन कर देगा। तो जो अम्ल को उदासीन करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटासिड। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो मैंने पीछे बताया था कि ठोस को S से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्य को L से प्रदर्शित करते हैं, गैस को G से प्रदर्शित करते हैं, और जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम उसको दर्शा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम जब वायु की उपस्थिति में जलेगा अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। तो पीछे मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। श्वसन क्रिया जो हमारे कोशिका में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो भोजन से प्राप्त जो कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम शर्करा कहते हैं, बाद में ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और यह ऊर्जा मैंने बताया था ATP के रूप में होती है। चूँकि
इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं और इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है और क्यों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो थैली में खाने वाले पदार्थ आते हैं जो कि वसायुक्त अथवा तैलीय होते हैं और जब इन्हें खोल दिया जाता है तो ऑक्सीजन या फिर वायु से क्रिया करके इनके स्वाद और इनके गंध में बदलाव आ जाते हैं। तो इस घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो पैकिंग में सामान होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप जो मार्केट में कुरकुरे है या फिर चिप्स है जो भी लाते हैं उसमें एक गैस भरी होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और क्यों भरा जाता है? क्योंकि थैली से ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ पर नाइट्रोजन युक्त कर दिया जाता है, जिससे उपचयन की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं हो पाते, अर्थात खराब नहीं हो पाते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? तो मैंने बताया था कि जब जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो उसमें उपचयन होता है। तो ऐसे इस गुण को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, अर्थात वे विकृत गंधित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए या जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन रोकने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। तो पहला उपाय क्या करेंगे, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि थैली से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की जो संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच अपने आयनों का आदान प्रदान होता है। तो मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको बताया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको बतानी है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं उत्पाद, और ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बनना, लोहे का जंग लगना आदि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर बना रहा है H2O। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्र के माध्यम से लिख रहे हैं, अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण का जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद, जो कि अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में लें, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किए बनाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो CO2 एक क्या है, उत्पाद है। तो रासायनिक समीकरण दो भागों से बनता है, अभिकारक और उत्पाद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर
के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड अर्थात जो अभिकारक हैं वहाँ पे 2 अणु मैग्नीशियम के हैं और 2 अणु ऑक्सीजन के हैं। जैसा कि टेबल में भी लिखा हुआ है, अभिकारक 2 मतलब मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। और वहीं उत्पाद देखेंगे तो MgO लिखा है, मतलब मैग्नीशियम बस 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो इस अभिक्रिया में बाएं तरफ और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, लेकिन इनमें जो पदार्थों का अनुपात होता है वो निश्चित होना चाहिए। जैसा कि हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं, जैसे जल है H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो जब भी इस तरह के समीकरण लिखे जाते हैं जिसमें कि 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं, परंतु इनमें अनुपात जो होता है तत्वों का वो निश्चित होता है। जैसे जल में 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाए, H2O बनाए। ये नहीं कि हम जल का सूत्र लिख दें H3O, ऐसा नहीं है। तो यही कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु रहें लेकिन उनका जो अनुपात हो वो निश्चित होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मैंने पीछे भी बताया कि ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो मैंने पीछे भी बताया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या फिर हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, वो बाहर से ऊष्मा लेता है तभी वो अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आपके घर पे खाना बनता है तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। या फिर जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलता है तो बर्फ़ कब पिघलेगा, जब उसको ऊष्मा मिलेगा। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आइए आपको मैं रिएक्शन के रूप में भी एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा NO2। तो इस अभिक्रिया को होने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत होगी। जब तक इसे ऊष्मा नहीं दिया जाएगा ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या कह सकते हैं अभिकारक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि मैग्नीशियम के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होते हैं। तो उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो मैंने बताया था कि उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। तो हमेशा ये एक दूसरे की पूरक होती हैं, ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो आपको 2 यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं, आपको बताना है उसका आंसर। तो पहला कंडीशन है, इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। और दूसरा है, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण दीजिए। तो यदि हम बात करें जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है X जो वायु से क्रिया करता है वो काले रंग का हो जाता है, तो वह है कॉपर। तो वह तत्व जो X है वो है कॉपर है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया के समीकरण की। तो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है 2Cu + O2
अब उसको उष्मा मिली और वो बदल गया कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO में, जो कि काले रंग का होता है। तो ये अभिक्रिया का समीकरण है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो काले रंग का हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है? धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि संक्षारण क्या होता है। जब हम किसी धातु को खुली वायु या नम वायु या जल के संपर्क में रखते हैं तो जल के संपर्क या नमी में आने पर उस धातु का जो ऊपरी सतह है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, अर्थात खत्म होने लगता है, और इस घटना को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे अगर लोहा है, लोहे को अगर नमी में रख दे तो जंग पकड़ लेता है, तो जंग लगना क्या है? एक तरह से संक्षारण है। तो धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है जस्तीकरण करके, अर्थात उसके ऊपर किसी और धातु का लेप चढ़ाकर। दूसरा है पेंट करके, और तीसरा है तेल या ग्रीस लगाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो पीछे भी मैंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाएं और दाएं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, पहला ही क्वेश्चन ये था, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए कर दिया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह की जो धूल के कण हों वो हट जाएं, जिससे वो प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ जाए और आसानी से जल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं या फिर अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में विघटित हो जाता है उसे हम तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो जब किसी अभिक्रिया में उसे अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह 2 या 2 से अधिक भाग में टूटता है, तो यही कहलाता है तापीय वियोजन। तो दोस्तों ये था आपके NCERT के बुक का सॉल्यूशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।